नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा। देखिए, इस चैप्टर से हर ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, 101% आएगा। और थ्योरी भी आज हम वो देखेंगे जो एग्जाम में आ सकती है और जो एग्जाम में आती है। इसमें केवल 3 या 4 डेरिवेशन ऐसी हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको उन्हें स्किप नहीं करना है। तो आज मैं बताऊंगा इस चैप्टर से क्या क्या थ्योरी आ सकती है, और जो भी थ्योरी आएगी वो मैं आपको कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। देखिए, आज मैं आपको ये क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर के। न्यूमेरिकल इससे अगली वीडियो में हम कराने वाले हैं इस चैप्टर के। तो वीडियो पूरा देखना है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा। और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं दिष्ट धारा क्या होती है। तो दिष्ट धारा, देखिए, फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा था वहाँ से लेके 6 चैप्टर तक जो है सरल परिपथ, वहाँ तक जो भी बात हुई है वो दिष्ट धारा की है। अब दिष्ट धारा क्या होती है? तो दिष्ट धारा होती है वह धारा जिसका परिमाण क्या होता है, समय के साथ स्थिर रहता है और दिष्ट धारा कहलाती है। यानी समय के साथ वो नहीं बदलेगी, एक साथ चलेगी। ठीक है, तो उसमें आवर्ती नहीं होती है, वो दिष्ट धारा कहलाती है, जिसे डीसी बोलते हैं हम। ठीक है, और देख लेते हैं आगे विशेषताएं। देखिए, इसकी दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वो शून्य होती है। यह धारा सेल या बैटरी से प्राप्त की जाती है। ये दो बात इसकी याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट बात। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आवृत्ति होती है, एफ फ्रीक्वेंसी, वो 0 होती है। ठीक है, तो धारा कहाँ से प्राप्त करते हैं? सेल या बैटरी से प्राप्त करते हैं। अब आगे देख लीजिए इसमें, अब इसका ग्राफ भी देख लीजिए। ये ग्राफ बिल्कुल सीधा रहता है, आईटी ग्राफ जो होता है समय के साथ जो ग्राफ है, देख लीजिए ये बिल्कुल सीधा है। तो अगर ग्राफ बनाने के लिए आएगा तो आप ये ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के ग्राफ में अंतर देखना है तो ये होगा, और प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ ये होता है, ऐसे चलेगी धारा। ठीक है, वो प्रत्यावर्ती धारा होगी, उसमें आवृत्ति होती है क्योंकि। चलिए देखते हैं और आगे थोड़ा सा। देखिए, बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा की। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? देखिए, उसमें जो परिमाण था वो नहीं बदलता है, लेकिन यहाँ क्या होगा कि वह धारा जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपना परिमाण तथा दिशा दोनों बदलती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दिष्ट धारा क्या होती है? दिष्ट धारा जिसमें परिमाण समय के साथ नहीं बदलता है, लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा वो क्या है कि निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपना परिमाण और दिशा दोनों बदलेगी, प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगी। ठीक है, विशेषताएं और देख लेते हैं इसकी। देखिए, विशेषताएं देखते हैं। तो विशेषताएं क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है वो शून्य नहीं होती। एक बात, घरेलू विद्युत आपूर्ति में प्रत्यावर्ती धारा पर आधारित होती है। ठीक है, ये भी इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद इसका ग्राफ देख लेंगे। देखिए, मैंने बताया था उसका ग्राफ सीधा होता है और इसका जो ग्राफ होगा ये बनेगा। ठीक है, ग्राफ दोनों का देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए चलते हैं इसमें आगे। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट है प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल या प्रेरित विद्युत भाग बल। ठीक है, इसे प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक कुंडली लेंगे और कुंडली में फेरों की संख्या n मान लेंगे। कुंडली को समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घुमाएंगे। अब क्या होगा कि हमें पता है किसी समय t पर जो फ्लक्स होता है तो फाई बराबर होगा बी ए कॉस थीटा। ये हमने पढ़ा ना कि फाई बराबर हो गया बी ए कॉस थीटा, यही पता है हमें। अब हमने अगर 11 में फिजिक्स पढ़ी होगी तो कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग होता है कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर। ये तो पढ़ा हमने। भाई, रेखीय वेग है तो रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर, अगर कोणीय वेग है तो कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर, ये तो पढ़ते हैं हम। अब कोणीय विस्थापन क्या होता है? तो हमें पता है कि कोणीय वेग विस्थापन होता है थीटा अपॉन टी, ये तो होता है। तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? थीटा बराबर ओमेगा टी। भाई, हम कुंडली को घुमा रहे हैं ना वृत्ताकार पथ पर, तो कोणीय विस्थापन बराबर होगा कोणीय वेग गुणा समय, ये तो होगा। तो थीटा बराबर क्या होगा? ओमेगा टी। तो हम थीटा की जगह क्या रख देंगे? ओमेगा टी रख देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। अब थीटा की जगह रखेंगे ओमेगा टी। अच्छा, एन फेरे हैं तो एन की मल्टीप्लाई साथ के साथ कर सकते हैं, चाहे ना भी करें तो भी कोई दिक्कत। देखिए, क्या हो जाएगा? फाई बराबर हो गया बी ए कॉस ओमेगा टी। हमें निकालना क्या? विद्युत भाग बल। तो हमें क्या करना है, इसका कर देंगे हम अवकलन, यानी डी फाई अपॉन डी टी। तो जब डी फाई अपॉन डी टी करेंगे हम, तो भाई बी जो का तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, क्षेत्रफल भी कुंडली का नहीं बदलने वाला है। तो कॉस ओमेगा टी का करना है। तो कॉस ओमेगा टी का अवकलन कितना होगा, देख लीजिए। तो कॉस ओमेगा टी का जो अवकलन होगा वो होगा माइनस के साइन ओमेगा टी। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी बराबर माइनस के एन है ही। भाई, एन मैंने साथ में ले लिया, चाहे आप एन छोड़ सकते हैं, एन यहाँ पर हटा दीजिए, एन नहीं लेंगे। एन की जगह क्या लेंगे? ये लेंगे कि डी फाई
अपॉन डी टी बराबर माइनस के ओमेगा। भाई कॉस ओमेगा टी है ना, तो कॉस ओमेगा टी का होगा साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का करने वाले हैं तो उसका हो जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा बी ए और कॉस का हो गया साइन, साइन ओमेगा टी। तो ये हुआ इसका अवकलन, ठीक है, ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। अब हमें क्या निकालना, प्रत्यावर्ती विद्युत भागबल। तो विद्युत भागबल का हमें फॉर्मूला पता है, ई बराबर क्या होता है, माइनस के एन और डी फाई अपॉन डी टी, यही होता ना। अब माइनस यहाँ है और माइनस उसमें ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा एन ए बी और ओमेगा और साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा, ठीक है, एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। देख लीजिए थोड़ा सा आगे, इसका अवकलन करेंगे, समय के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस के एन ए बी ओमेगा और साइन ओमेगा टी। तो यही हो गया विद्युत भागबल। तो माइनस हटा देंगे ना, यहाँ से माइनस हट जाएगा, भाई ई बराबर होता है ना माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। तो इसमें थोड़ा एंड में जाकर हटाएंगे, तो यह परिवर्तनशील फ्लक्स प्रेरित ईएमएफ तथा प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। देखिए उसके बाद क्या होगा कि अब कुंडली से उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागबल। देखिए हम कहाँ तक आ गए थे, हमारी इक्वेशन ये बन चुकी है कि डी फाई अपॉन डी टी बराबर हो गया माइनस के एन ए बी ओमेगा और साइन ओमेगा टी, ये तो हो गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ई बराबर क्या हो गया, माइनस के डी फाई अपॉन डी टी, तो माइनस ये और एक माइनस ये, तो प्लस हो गया। तो वैल्यू कितनी हो गई, ई बराबर एन ए बी ओमेगा और साइन ओमेगा टी। बस यहीं छोड़ देंगे चाहे हो तो, चाहे और थोड़ी वैल्यू बढ़ा लेंगे कि साइन ओमेगा टी की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। तो जब साइन ओमेगा टी का मान अधिकतम होगा तो ई का मान भी अधिकतम होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई बराबर ई जीरो, है ना, अधिकतम साइन के लिए। तो ई जीरो बराबर कितना होगा, साइन एन ए बी ओमेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू तो हट चुकी है, तो ई जीरो बराबर हो गया एन ए बी ओमेगा। तो अब यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ये हो जाएगी कि ई बराबर ई जीरो और साइन ओमेगा टी, ये आया निकल के, ये है प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल का मान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहीं से प्रत्यावर्ती धारा का फॉर्मूला बना लेंगे कि यदि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल आर है। अच्छा, डेफिनेशन वही लिखनी है जो हम पहले पढ़ के आए हैं कि वह धारा जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है ना, परिमाण व दिशा निश्चित समय अंतराल के बाद बदलती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो इसका ताक्षणिक मान क्या होगा, भाई इसकी वैल्यू होगी आई बराबर ई अपॉन आर, तो ये वैल्यू रख देंगे, ई जीरो की वैल्यू एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी वाला, तो आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती धारा का है ताक्षणिक मान, ये ध्यान रखना है आपको, ये है ताक्षणिक मान, ठीक है। और ऐसे ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगा कि ऐसी वोल्टता जिसका मान और दिशा समय के निश्चित समय अंतराल के बाद बदलती रहती है, ठीक है, और एक निश्चित समय के बाद अपने मतलब जो पुराना मान होता है उसका पुनरावृत्ति करती है, वो कहलाती है प्रत्यावर्ती वोल्टता। तो इसकी वैल्यू होगी वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी और आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी होगी प्रत्यावर्ती धारा की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषाएं उन्हें और देख लेते हैं। तो इसे बोलते हैं शिखर मान अथवा आयाम, पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, किसी प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के सबसे अधिक सकारात्मक या सबसे अधिक नकारात्मक मान को शिखर मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती की जगह लिख लेंगे यहाँ शिखर मान, ठीक है, शिखर मान, तो शिखर मान कहते हैं। तो यदि वोल्टेज हो जाएगा वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी, है ना, और इसकी जो अधिकतम ऊंचाई होगी वो वी जीरो लेंगे हम। यहाँ मान चुंबकीय विद्युत रूप में चरम पर पहुँचता है, जहाँ मात्रा अपने चरम मतलब हाईएस्ट वैल्यू होगी, पीक वैल्यू का मतलब यही होगा। अब बात कर लेते हैं समय क्या होगी, आवर्तकाल जिसे बोलते हैं। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा ऐसे चलती है, मैंने अभी ग्राफ बताया था आईटी ग्राफ में, ऐसे चलेगी, ये वाली होगी प्रत्यावर्ती धारा। तो एक चक्र पूर्ण करने में जितना समय लेगी वो आवर्तकाल होगा, ठीक है, समय अवधि या एक चक्र। तो एक पूर्ण चक्र का वह समय इसमें प्रत्यावर्ती धारा अपने प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाती है और पुनः वही व्यवहार दोहराती है, वो कहलाता है आवर्तकाल। इसे सामान्यतः टी से दर्शाते हैं और टी की वैल्यू जो होगी वो याद रखनी है, टी बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये वैल्यू जरूर याद रखेंगे, ये वैल्यू होगी टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। देखिए डेफिनेशन आ सकती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इन्हें नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब है देखिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति मतलब एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा जितने चक्र पूर्ण करेगी, मान लीजिए ये हो गए इसके चक्र, तो वो एक सेकंड में जितने चक्र पूर्ण करेगी प्रत्यावर्ती धारा वो कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, ठीक है। तो चक्रों की संख्या, तो एफ बराबर होता है 1/t, इस मात्रक हो जाता है हर्ट्स, 1/t है तो इसका मतलब उल्टा कर दीजिए, वो 2 पाई अपॉन ओमेगा था, ये ओमेगा अपॉन 2 पाई है, तो मात्रक जरूर याद रखेंगे, हर्ट्स होता है इसका मात्रक, ठीक है। ये 3 डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इस चैप्टर की ये सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है,
प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान, इसे आपको नहीं छोड़ना है। पूरी डेरिवेशन आपको तैयार करके जानी है, बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। अगर ये डेरिवेशन आप तैयार नहीं करते हैं तो आपके लिए ये मान के चलिए 5 नंबर आपका हानि हो सकती है। ये डेरिवेशन इस चैप्टर से आ सकती है, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को तैयार, तो इसमें इस फिगर को बनाना है। फिर हम लिखते हैं कि एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, ठीक है। तो या फिर इसमें थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं हम। इसमें ये लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के एक अर्धचक्र के लिए औसत मान उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है जो किसी परिपथ में निश्चित समय अंतराल में आवेश की उतनी ही मात्रा प्रदान करता है जितना प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उतने ही समय अंतराल में उसी परिपथ में प्रदान किया जाता है, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी हो गई है लेकिन लिख लेंगे। जब प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान या औसत मान वाली डेरिवेशन आएगी तो आपको ये लिखना होगा, ठीक है। एक बार और मैं समझा देता हूँ कि प्रत्यावर्ती धारा के अर्धचक्र के लिए हम बात कर रहे हैं केवल एक अर्धचक्र की। दोनों पहले कंपैरिजन कर लीजिए। एक है हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा ए मान लीजिए, एक हमारे पास है दिष्ट धारा ID मान लीजिए, 2 धारा हो गई, ठीक है। अब एक परिपथ ले लीजिए, मान लीजिए परिपथ है ना। अब एक निश्चित समय अंतराल ले लिया, वही अर्धचक्र लिया है मैंने। अर्धचक्र मतलब प्रति समय कितना लिया, जितना ये यहाँ से यहाँ तक का समय लिया है। तो अब इस परिपथ में ये धारा भी उतना ही आवेश प्रदान करेगी जितना ये करेगी, है ना। ये बस इतनी सी बात है, आपको समझना है। एक अर्धचक्र में जितना आवेश इस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा ने दिया है, प्रदान किया है इस परिपथ को, उतना ही ये दिष्ट धारा उतने समय अंतराल में इसे प्रदान करेगी। तो ये होता है माध्यम मान, औसत मान होता है ये प्रत्यावर्ती धारा का। आपकी बात इतनी समझ में आ गई होगी। दोनों धारा लीजिए, एक परिपथ लीजिए, तो जितने समय में ये इस परिपथ में कौन सी अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा आवेश प्रदान करेगी इस परिपथ में, उतनी ही दिष्ट धारा उसमें प्रदान करेगी। तो ये आपको लिखना है, जरूर लिखना है, ठीक है। तो एक बात इसमें याद रखनी है, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान जो होता है 0 होता है। फिर मैंने लेके चला है कि किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब मैं लेके चलता हूँ कि प्रथम अर्ध साइकिल में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। अब देख लीजिए, देखिए आपको एक बार और विस्तार से देख लीजिए इसे क्या लिखना है कि अगर प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान आता तो आप ये लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के एक अर्धचक्र के लिए औसत मान उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है जो किसी परिपथ में निश्चित समय अंतराल में आवेश की उतनी ही मात्रा प्रदान करता है जितना प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उतने ही समय अंतराल में उसी परिपथ में प्रदान किया जाता है। तो ये ब्लैक वाला आपको जरूर लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम ये मान लेंगे कि इसे IM से डिनोट करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान लेके चलेंगे, I बराबर हो गया I0 साइन ओमेगा टी, जहाँ I0 शिखर मान है, ओमेगा उसकी कोणीय आवृत्ति है। फिर हम लेंगे प्रत्यावर्ती धारा के लिए सूक्ष्म समय अंतराल मतलब dt में प्रदान किया गया आवेश हो गया dq बराबर IDT। अब इसकी वैल्यू रख देंगे तो I0 साइन ओमेगा टी होगी। अब ये वैल्यू हमें पता है, जो वैल्यू है, तो हमने क्या लिया कि प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उसी परिपथ में प्रथम अर्धचक्र में प्रदान किया गया आवेश। तो प्रथम अर्धचक्र में जब आवेश प्रदान करेंगे देखिए dq की ये रही वैल्यू, तो dq की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो कितना हो गया I0 साइन ओमेगा टी और dt। तो ये वैल्यू पुट करी है हमने। तो जब ये वैल्यू पुट करी है तो देखिए क्या हुआ है, तो I0 साइन ओमेगा टी हो गई। अब हमें पता है ओमेगा बराबर होता है 2π/t, ये तो होता ना। तो पहले साइन ओमेगा टी का किया है हमने समाकलन, साइन ओमेगा टी का समाकलन हुआ कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। ये हो गया, ओमेगा यहाँ से बाहर कर दीजिए तो ये आया I0 अपॉन ओमेगा और कॉस ओमेगा टी और 0 से लेकर t/2 तक। अब हमें ये पता है कि ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो होती है ओमेगा बराबर 2π/t, ये होता ना। तो ओमेगा की जगह रखिए 2π/t। चलिए आगे देखिए, पहले देखिए यहाँ पर वैल्यू रखिए, तो देखिए यहाँ कॉस ओमेगा टी था ना, यहाँ रख दिया मैंने 2π/t और बटे में भी ओमेगा था, यहाँ भी रख दिया 2π/t, ठीक है। अब इसकी लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट लगाने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट किसकी जगह रखेंगे, इस टी की जगह रखेंगे। तो अपर लिमिट कितनी है t/2, लोअर लिमिट कितनी है 0। तो लिमिट लगाइए, तो ये I0 ये टी ऊपर पहुँचेगी यहाँ, तो I0 t/2π हो गया कॉस 2π/t और इस टी की जगह रख दिया t/2। अब टी से टी कट गई, 2 से 2 कट गई, ठीक है। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई इसकी 0 में होगी तो ये 0 हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, तो कितना हुआ माइनस के I0 t/2π और ये कितना हो गया कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई मतलब कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 और कॉस 0 की वैल्यू -1, तो कितना हो गया -2 हो गया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम तो ये -2 हो गया, यहाँ से ये वैल्यू पुट हो गई कि बराबर माइनस के I0 t/2π और मल्टीप्लाई हो गई -2, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस। तो Q की वैल्यू कितनी आई, I0 t/π आ गई, ठीक है। ये आई प्रत्यावर्ती धारा के लिए, प्रत्यावर्ती धारा का ही आया ना ये। तो प्रत्यावर्ती धारा यहाँ लिखेंगे
ये मान लीजिए कि यदि आई एम प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र के लिए माध्यमान है तो T/2 में उसके द्वारा परिपथ में प्रदान किया गया आवेश, तो Q बराबर होता है IT। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि Q बराबर होता है, वो सॉरी वैद्युत चालन वाले चैप्टर में Q बराबर IT पढ़ा था और फर्स्ट चैप्टर में Q बराबर NE पढ़ा था। तो हमने ये मान लिया है ये अर्धचक्र में प्रदान किया गया आवेश है, तो Q बराबर कितना होगा IM × T/2। इन्हें दो इक्वेशन मान लीजिए। पहली इक्वेशन कौन सी आई, पहली इक्वेशन आई Q बराबर I0T/पाई, यही था ना अभी ऊपर, ठीक है। अब इन दोनों को कर दीजिए बराबर। जब दोनों को बराबर, दोनों Q की वैल्यू है भाई, दोनों ने समान आवेश प्रदान किया ना उसी परिपथ में। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों धाराओं द्वारा प्रदान किया गया परिपथ में आवेश बराबर है, तो दोनों की वैल्यू बराबर कर दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से बराबर करेंगे तो T से T कैंसिल आउट हो गया, तो IM बराबर कितना निकल के आया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2I0/पाई, पाई का मान हम सभी को पता है 3.14 × I0। इसका जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आई, 0.637 I0, ठीक है। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक अर्धचक्र के लिए माध्य मान या शिखर मान कितना होता है, 0.637 गुना ये 63.7% होता है। यही ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए हो जाएगा। ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए कितना हो जाएगा, बस माइनस लगा दीजिए, माइनस के 0.637 I0 ये होगा। अब इसी में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अब तब पूर्ण चक्र के लिए धारा का मान IM बराबर भाई 0.637, दोनों को जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं। तय पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके लिए, आपको ये तैयार करके जानी है अच्छे से, इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और अच्छे से तैयार करके जाएंगे। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यही है, ठीक है। चलिए यहाँ चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ये पहले डेरिवेशन हुआ करती थी, लेकिन इस साल ये सिलेबस में डेरिवेशन के रूप से हटा दी गई है, अब ये डेरिवेशन में नहीं है, ठीक है। तो इसका केवल डेफिनेशन याद रखेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे, जो आपके न्यूमेरिकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान RMS, रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं RMS को, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। वर्ग माध्य मान स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होती है एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के तात्कालिक मानों के वर्गों के माध्य वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। IRMS से डिनोट करते हैं, और IRMS बराबर होता है I0/√2। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, IRMS बराबर I0/√2। ये डेरिवेशन में था पहले, लेकिन अब इस ईयर ये डेरिवेशन से कट कर दिया गया है नहीं। अच्छा, इसी के अलावा अगर VRMS यानी वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान लेंगे तो VRMS लेंगे, और ये बराबर किसका होगा, V0/√2 के, ये भी सेम रहेगा। अब V0 और I0 हमें पता है। V0 क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान, I0 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। ये दोनों बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्रत्यावर्ती धारा के दो मान और होते हैं, एक होती है आभासी धारा और एक होती है प्रभावी धारा, यानी I इफेक्टिव, और दूसरी होती है I वर्चुअल। वर्चुअल मतलब आभासी, इफेक्टिव मतलब प्रभावी। ये भी बराबर I0/√2 के ही होंगे, यानी IRMS की वैल्यू निकाल दीजिए, बाकी सेम रहेंगी ये वैल्यू, ठीक है। तो ये हुई वर्ग माध्य मूल मान की बात। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर की, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य है। तो ये डेरिवेशन भी आपको देखनी है और तैयार करके जानी है ज़रूर। देखिए मैं वही बात बताऊंगा या वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें बहुत सारे परिपथ भी हैं, वो परिपथ भी आपको तैयार करने हैं। अच्छा, उनमें क्या क्या तैयार करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये डेरिवेशन तो आपको तैयार करके ही जानी है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य तो क्या होती है, ये कि वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर या ऊर्जा खर्च करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। ये धारा तथा वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होती है। ये फॉर्मूला हमें पता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। पहली कंडीशन ये है कि यदि परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R हो तो इस स्थिति में I तथा V समान कला में होते हैं। तो इस कंडीशन में ये दोनों वैल्यू रहेंगी भाई, क्या रहने वाली हैं ज़रा देख लीजिए एक बार। देखिए इस डेरिवेशन को भी आप यहाँ से ही समझेंगे। किसी वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर उसके विभिन्न अवयवों में ऊर्जा व्यय होने की दर को परिपथ की शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय होने वाली विद्युत शक्ति परिपथ में आरोपित वोल्टता V और धारा के साथ साथ उनके बीच कालांतर पर भी निर्भर करती है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। पूछा जाए कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य किस किस पर निर्भर करता है, तो आपको बताना है वो निर्भर करता है किस पर, प्रत्यावर्ती वोल्टता V, प्रत्यावर्ती धारा I और उनके बीच कालांतर पर भी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे डेरिवेशन के लिए, तो डेरिवेशन में हम कुछ चीज़ें मान लेंगे। क्या मानेंगे, देखिए माना है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा के ताक्षणिक मान दोनों निम्न प्रकार हैं।
भाई वी बराबर है वी जीरो साइन ओमेगा टी, आई बराबर है आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाई। फाई क्या है, वी तथा आई के बीच का अंतर है। अब पी बराबर होता है वी आई, अभी पढ़ा है हमने फॉर्मूला, तो वी का मान रखेंगे, आई का मान रखेंगे, ठीक है। तो जब इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो वी जीरो साइन ओमेगा टी और इसकी वैल्यू कितनी हुई, आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 10th में टिक्नोमेट्री में, साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये पढ़ा है। तो यहाँ पर ए मान लीजिए ओमेगा टी और फाई को मान लीजिए बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप ओपन कर देंगे, ज़रा देख लीजिए। तो यहाँ पर किया गया है ये फॉर्मूला ऑन, तो वी जीरो आई जीरो ये दोनों वैल्यू हो गई यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, ये दोनों पुट कर दी यहाँ। साइन ओमेगा टी जो करता हूँ और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी साइन ए, ठीक है, मतलब कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब साइन ओमेगा टी के अंदर मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस और फाई। अब इसकी साइन ओमेगा टी की यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गई, ये हो गई। अब मुझे क्या करना, दोनों ही कॉस ओमेगा टी की और साइन टू ओमेगा टी की वैल्यू बना लेनी है। भाई एक फॉर्मूला बनाएंगे, देख लीजिए बिल्कुल फॉर्मूला बनाया, क्या किया है देखिए, यहाँ पर किया है हमने, ये देखिए वी जीरो आई जीरो जो कहता हूँ, इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई और 2 का भाग लगा दिया, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस फाई। ऐसे ही 1/2 की भाई यहाँ गुणा कर दी, 2 की गुणा 2 के भाग कर दिया ऊपर नीचे, तो 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी और इंटू साइन फाई, तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना। भाई हमें पता है कि कॉस 2 ओमेगा टी बराबर बनेगा एक फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी की हम वैल्यू निकालें तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और 2 और है बटे में, तो इसे बटे में 2 लगा दीजिए, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा 2 अपॉन 2, और ऐसे ही 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बराबर होगा साइन 2 ओमेगा टी के। तो जब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आएगा वी जीरो आई जीरो 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और कॉस फाई हो गया 1 माइनस ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई। परंतु एक पूरे चक्कर के लिए कॉस 2 ओमेगा टी और साइन 2 ओमेगा टी का जो माध्यमान होता है वो शून्य होता है, ये आपको याद रखना है। तो इनकी वैल्यू हो गई जब जीरो, तो क्या बचा, क्या क्या बचेगा देखिए, एक तो बचा पी बराबर वी जीरो बचा है, आई जीरो बचा है, ये 1/2 बचा है, और एक कॉस फाई बचा है, बाकी सब हो गया जीरो। अब 1/2 को और क्या लिख सकते हैं ज़रा देखिए, और देखिए ये बचे हैं कि 1/2 वी जीरो आई जीरो कॉस फाई। अब 2 को मैंने √2 इंटू √2 में तोड़ लिया। अब वी जीरो अपॉन √2 भी पढ़ कहाँ है, वी आर एम एस के बराबर है, ऐसे ही आई जीरो अपॉन √2 आई आर एम एस के बराबर है इंटू कॉस फाई हो गया। तो ये लिखना है आपको। अब हमें पता है कॉस फाई होता है परिपथ का शक्ति गुणांक, ठीक है, तो कॉस फाई हो गया परिपथ का शक्ति गुणांक, इसका मान परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कुछ विशेष स्थितियाँ। नंबर फर्स्ट क्या है कि जब परिपथ में केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध हो, तो जब परिपथ में केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध होता है तो फाई की वैल्यू 0 होती है, यानी कलांतर शून्य होता है। जब कलांतर शून्य होगा इसका मतलब कॉस फाई की वैल्यू होगी 0। जब कॉस फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पी की वैल्यू कितनी हुई, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, यानी कि इसमें परिपथ में जो ये परिपथ होगा उसमें शक्ति 6 होगा, है ना, या शक्ति 6 होगा, ठीक है, ये याद रखना है। सेकेंड कंडीशन कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरक अथवा शुद्ध धारिता हैं तो इस कंडीशन में धारा और वोल्टता के बीच कलांतर होता है 90 डिग्री। देखिए परिपथ जब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, तो उनमें हमें कलांतर सीखने को मिलेगा कि किस में कितना कलांतर होता है। तो शुद्ध ओमीय प्रतिरोध में धारा और वोल्टता समान कला में होते हैं, जबकि शुद्ध प्रेरक अथवा शुद्ध धारिता वाले में उनके बीच एंगल होता है 90 डिग्री। तो फाई की वैल्यू होगी 90 डिग्री, ठीक है, तो कॉस फाई यानी कॉस 90 हो गया 0। तो परिपथ में औसत शक्ति 6 कितना हो जाएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस, और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब हमें ये पता लगा, क्या पता लगा कि खुद शुद्ध प्रेरक अथवा शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति 6 शून्य रहता है। तो ये हुई आपकी सेकंड डेरिवेशन कंप्लीट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये आपको तैयार करने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद आपको पढ़ना है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसे लिखा है, तो इसे आप तैयार करके जाएंगे एग्जाम के लिए। अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा का माध्यम अथवा औसत मान और ये शक्ति अथवा सामर्थ्य वाली डेरिवेशन, ये दोनों तैयार करने हैं। एलसीआर परिपथ तैयार करना है। इसके अलावा ये ट्रांसफार्मर इस चैप्टर से आपको तैयार करके जाना है, और न्यूमेरिकल आपके लिए आने ही वाले हैं इस चैप्टर से, 101% न्यूमेरिकल आएगा। तो इस चैप्टर को तो आप बिल्कुल भी स्किप कर ही नहीं सकते हैं, इसे तो तैयार करके जाना है अच्छे से। ये फिक्स चैप्टर है कि यहाँ से 5 नंबर का आपके लिए न्यूमेरिकल आने वाला है, और यहाँ से थ्योरी भी आपके लिए आने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए प्रत्यावर्ती धारा, तो इसे तो आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर की
निम्न धारा को निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर की उच्च धारा में या निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर की उच्च धारा को उच्च प्रत्यावर्ती की निम्न धारा में परिवर्तित करता है। डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। यह शक्ति का प्रवर्धन नहीं करता है, ये भी आपको याद रखना है। प्रवर्धन मतलब एम्प्लीफिकेशन जिसे हम बोलते हैं। तो ये कन्वर्ट करता है, वोल्टता परिवर्तित करता है, वोल्टेज चेंज करता है, ये आपको याद रखना है। ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य भी करता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसे आप नहीं छोड़ सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखिए। यह निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर की उच्च धारा को उच्च प्रत्यावर्ती की निम्न धारा में परिवर्तित करता है। और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, यह उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर की निम्न धारा को निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर की उच्च धारा में परिवर्तित करता है। ये दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर है, दोनों आपको याद रखने हैं, अच्छे से तैयार करने हैं। ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज का प्रवर्धन यानी वोल्टेज को परिवर्तित करना। शक्ति का प्रवर्धन ये नहीं करेगा, धारा परिवर्तन करेगा, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। दो प्रकार के हुए ट्रांसफार्मर, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर सिद्धांत लिखने की बात आएगी तो सिद्धांत आप में क्या लिखेंगे, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण मैंने विस्तार से आपको पढ़ाया है पिछले चैप्टर में, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ाया था उसमें मैंने अन्योन्य प्रेरण आपको समझाया है। तो ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी फिगर बनाएंगे, रचना इसमें लिखेंगे कि इसमें नर्म लोहे की एक पटलित करोड़ के ऊपर तांबे के पृथकृत तार की दो कुंडलियां लपेटी रहती हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे होते हैं तथा द्वितीय कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर उल्टा कर देंगे, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं है, दोनों में थोड़ा सा बस उल्टा ही कर देंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये हुआ ट्रांसफार्मर की रचना, सिद्धांत हो गया, और ट्रांसफार्मर के प्रकार हो गए। अब इसके हम देख लेते हैं कार्यविधि और, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए इसकी कार्यविधि और देख लेते हैं। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली में प्रेरित वाहक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही हमने पढ़ा था। अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है कि एक कुंडली में हम करते हैं धारा का परिवर्तन, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही तो पढ़ा था हमने, ठीक है। अब यदि प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NP तथा NS हो तो इनमें उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, ज़रा देख लीजिए एक बार। तो प्राथमिक कुंडली में जो विद्युत वाहक बल होगा वो होगा EP इक्वल टू क्या हो जाएगा, EP बराबर माइनस के NP और d∅s द्वितीय कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन है ना, अपॉन dt, ठीक है। इसके बाद देखिए दोनों हम निकालेंगे वैल्यू। तो हम कैसे निकालने वाले हैं, तो EP के लिए वैल्यू हो गई माइनस के NP और d∅ अपॉन dt, ठीक है। और ES के लिए वैल्यू हो गई NS माइनस के ही और d∅ अपॉन dt। अब हम क्या करेंगे, EP अपॉन ES करेंगे, तो d∅ अपॉन dt से d∅ अपॉन dt कट जाएगा, तो ये हो जाएगा NP अपॉन NS, ठीक है। अब ये जो विद्युत वाहक बल है ये क्या हुआ, इनमें दोनों में देख लीजिए, तो यहाँ से ये कंडीशन बन के आएगी EP अपॉन ES बराबर VP अपॉन VS बराबर NP अपॉन NS, और ये बराबर होता है स्मॉल r के, जिसे बोलते हैं परिणमन अनुपात, ठीक है। और आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या कंडीशन होती है, P इन जो एंटर कर रही है धारा और P आउट, ये दोनों बराबर होंगी। तो इसके लिए क्या होगा ज़रा देख लीजिए कि VP इंटू IP बराबर VS इंटू IS, है ना, P बराबर VI होता ना। तो अब VP अपॉन VS बराबर हो जाएगा IS अपॉन IP, ये भी लिख देंगे। तो ये सारी वैल्यू आपस में बराबर होंगी, EP अपॉन ES, VP अपॉन VS बराबर IS अपॉन IP और NP अपॉन NS, और ये सबके बराबर होगी स्मॉल r के, जिसे बोलते हैं परिणमन अनुपात, इसे बोलेंगे परिणमन अनुपात बोलते हैं। तो इसके आधार पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है ना। तो ये वैल्यू E क्या है, विद्युत वाहक बल, V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, धारा है, N क्या है, फेरों की संख्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करनी है। तो ये अब इसमें केवल क्या रह गया है, इसमें रह गए हैं विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। उनमें से एक परिपथ देख लेते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में नंबर फर्स्ट देखेंगे ओमीय परिपथ। तो ओमीय परिपथ क्या होगा कि ऐसा परिपथ जिसमें केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R उपस्थित हो, उसे बोलते हैं हम ओमीय परिपथ। अब इसमें हम मान लेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, V वोल्टेज की समीकरण लेके चलेंगे सभी में, और हम I की समीकरण बनाने वाले हैं, ठीक है। बस केवल ये फिगर बनेगा इसमें। अब हमने मान लिया कि V बराबर हो गया V0 साइन ओमेगा टी, ओम के नियम से V बराबर हो गया IR। दोनों इक्वेशन को आप बराबर कर दीजिए। जब दोनों को बराबर करेंगे तो IR बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और इसका हम जब डिवाइड करेंगे तो V0 अपॉन R हो जाएगा इंटू साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इस V0 अपॉन R को मान लेंगे I0, तो ये इक्वेशन बन के आएगी हमारी कितनी, कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी।
अब इसमें आप देखेंगे तो कोई भी कलांतर नहीं आया है, तो इसमें हम लिखेंगे अतः इस प्रकार के परिपथ में वोल्टेज तथा धारा समान कला में होती है, यानी फाई बराबर होता है इनके बीच 0। ठीक है, ये हुआ ओमीय परिपथ। तो ये हो गया ओमीय परिपथ। अब इसमें और भी जो परिपथ हैं उन्हें हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, और इससे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अगली वीडियो। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाना है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको एग्जाम में कम से कम 6 या 7 नंबर देने वाला है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, बहुत अच्छे से इसे तैयार करेंगे आप। इसकी थ्योरी मैंने जो भी इंपॉर्टेंट आ सकती है एग्जाम में वो आपको बताई है। इसमें प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान, वो डेरिवेशन आप तैयार करेंगे बहुत अच्छे से। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति अथवा सामर्थ्य, उसे भी आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाने वाले हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, ये 3 आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाने हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है, प्रत्यावर्ती वोल्टता की परिभाषाएं हैं छोटी छोटी, वो तैयार करेंगे। इसके अलावा एलसीआर परिपथ है और अनुनादी परिपथ है, ये दोनों हम अगले वीडियो में तैयार करने वाले हैं, न्यूमेरिकल तैयार करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करेंगे तो 6, 7, 8 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे, ये आपको लिख के आने हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।